हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। समझते हैं ना? हाँ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लाया हूं मॉडल सेट 2, जो आप लोगों को केमिस्ट्री से है। और वो भी दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि मैं मॉडल सेट 2 लेकर के आया हूँ। कौन सा? तो नेट पर वाला। तो यदि आप लोग पूरा देखते हैं तो समझते हैं ना, एकदम दे दनादन कर देना है। क्या कर देना है? समझते हैं कि ना? दे दनादन। तो चलिए, एक नंबर में कौन क्या करा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो दोस्तों जानते हैं कि कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि ग्रेफाइट, साधारण नमक, हीरा, सोना, चांदी ये सभी क्रिस्टलीय है। कांच, प्लास्टिक ये सभी अक्रिस्टलीय है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसा होता है? तो दोस्तों कल आया था तो 8 गो था। ठीक है, NaCl ही था, तो यह हो जाएगा फलक केंद्रित। कैसा हो जाएगा? फलक केंद्रित। अब आया कर है, किसी धातु की षटभुजीय सममित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या होगी। तो सममित पैकिंग संरचना में, ठीक है, सीमित या सममित, तो क्या हो जाएगी? तो दोस्तों 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12। षटभुजीय मतलब HCP। ठीक है, हेक्सागोनल। अब आगे क्या कर रहा है, सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल। आप लोग पूरा देखिए ना। अरे भैया, पूरा एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। कह पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में 2 गो होता है। कैसे होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। SCC में 1 गो, BCC में 2 गो, FCC में 4 गो। 1 दूना के 2 और 2 दूना के 4। तो SCC मतलब सरल घनाकार कहेगा, BCC मतलब पिंड केंद्रित कहेगा। ठीक है, FCC मतलब कहेगा फलक केंद्रित। याद रखिएगा, मैं पूरा ही सॉल्यूशन बता दिया हूँ। हाँ, अब आगे क्या कर रहा है मेरे भाई कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों जान लीजिए आप लोग एक बात, इसका कारण हिमांक का अवनमन है। हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण, ये सभी जो ये तीनों जो है क्या है? तो क्या है? विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है। क्या है? विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे क्या कर, हुआ पदार्थ जिसका जलीय विलयन सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है, तो वह कौन सा है? सबसे अधिक हिमांक अवनमन कौन सा इसमें से उत्पन्न करेगा? तो दोस्तों KCl है। क्या है? तो KCl। तो दोस्तों आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या हो जाएगा? तो आप लोग जान ही गए हैं क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ। क्या बता दिया हूँ? तो KCl। क्या? पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। आगे कह रहा है किसी विलयन के 200 ml 200 ग्राम NaOH में घुले हैं तो किसी विलयन के मोलरता कितना हो जाएगा? तो दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, कल आया हुआ था, तो यही होगा 0.25। ठीक है, अब आगे कर रहा है प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके H2SO4 का वैद्युत अपघटन करते हैं। मतलब H2SO4 अम्लराज होता है। ठीक है, इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, S को X मान लीजिए, ये पर 2 गो प्लस हो गया, हाइड्रोजन पर 1 गो प्लस, पर 2 गो तो 2 गो प्लस है, ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस होता है, समझे ना? तो 2 गो प्लस हो गया S का, और ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस होता है, 4 गो, तो 4 दूना तो -8 हो जाएगा। तो -8 बराबर में 0 रख देना है अपना मन से। तो इसको जो कीजिएगा से करके फिर इधर करवा, आप लोगों को आ जाएगा +6। समझ गए? +6 आ जाएगा। एकदम क्लियर है आप लोग? तो चलिए क्लियर है। तो चलिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा था उस पर चलते हैं। तो यह कह रहा है कि एनोड पर कौन सी गैस? तो एनोड पर देखिए माइनस में O2 होता है, समझे ना? माइनस में O2 होता है। क्या होता है? तो माइनस में O2 होता है। तो मैं कल ही बता दिया था कि एनोड पर माइनस वाला और कैथोड पर प्लस वाला, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। अब आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, कौन करता है? तो विलयन में वैद्युत का संचालन मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को करता है वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो क्षार की तरह 2 धातु जिसे वैद्युत अपघटन के उद्देश्य से तो इलेक्ट्रोड में बोल दिया हूँ। मतलब वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो जो आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जल में हो जाते हैं पूर्ण रूप से, वैसा आयन जो जल में पूर्ण रूप से, समझते हैं ना? हाँ, वियोजित हो जाए, और उसी के घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो आगे ध्यान दीजिए कि ABCD धातुओं के मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का मान दे दिया, इतना 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 इतना। तो सबसे अधिक ये है और सबसे कम
सबसे कम कौन है? तो 3 वाला है। तो कहिएगा कैसे, कैसे ही अधिक है कैसे ही कम? तो देखिए सबसे अधिक कैसे है, ये 0.8 इसलिए सबसे अधिक है क्योंकि ये प्लस में है और ये -3 है, तो ये सबसे कम ना हुआ मेरे भाई। तो कह रहा है इसमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अवकरण क्षमता अधिक किसका है सो पूछ दिया। तो ऑप्शन नंबर ए का, जो ज़्यादा माइनस में होता है ना उसका अवकरण ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा प्लस में होता है उसका ऑक्सीकरण ज़्यादा होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। तो रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल को क्या होना चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक कि स्थिर कि शून्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों धनात्मक होनी चाहिए रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए। अब आगे क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है मेरे भाई आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करते हैं उतना मेरा मनोबल बढ़ता है और उतना ही आप लोगों का दोस्त देखता है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि द्वितीयक सेल कौन है निम्नलिखित में। तो याद रखिएगा मेरे भाई, लेड स्टोरेज सेल एक द्वितीयक सेल है। लेड स्टोरेज सेल एक द्वितीयक सेल है। अब आगे देखिए, इसका मतलब ये दोनों प्राथमिक सेल हो गया। अब आगे देखिए, कह रहा यह दिया हुआ है, इसके लिए अनुक्ता क्या हो जाएगी? तो अभिक्रिया के अनुक्ता अभिकारक के अणुओं पर निर्भर करता था। ये 3 हुआ, ये 2 को क्या हुआ 5 गो, तो 5 मार दीजिए। इधर का वाला जोड़ दीजिएगा, समझे ना, इधरे वाला जोड़िएगा, ऐसे जोड़ कर 3 हुआ 2 गो 5 गो हो गया, समझे। 3 हुआ 2 गो क्या हो गया? 5 गो हो गया। बात हमारे समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है ऐसे। अभिक्रिया कोटि देखिए, डायरेक्ट पूछा है ना, हम इतने बताएंगे कि 1 कर पावर 2 और 1 कर पावर 1, तो क्या हुआ 3 मार दिए। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 और 2 क्या हो जाता? 4 हो जाता। अगर यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पर 1 रहता तो 2 हो जाता। अगर यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पर -1 रहता, तब 0 हो जाता। समझ गए? वह जोड़ घटा वाला बात है इसमें, जोड़ घटा वाला। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भैया मेरे भाई, छोटे भाई आप लोग केवल शेयर कीजिए और शेयर वेयर करते रहिएगा मेरे भाई। अरे आप लोग छोटे भाई ना है। हाँ, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया की दर को कौन प्रभावित करता है मेरे प्यारे लाल? तो इनमें से सभी ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव, इससे सभी से प्रभावित हो जाता है। ठीक है। अब देखिए अर्हेनियस का समीकरण कौन है? तो अर्हेनियस का समीकरण कौन है? तो याद रखिएगा के बराबर ए के पावर ई माइनस ई ए बटा आर टी। याद रखिएगा, एकदम कॉन्फर्म यही रहेगा, समझे ना। हाँ, अब देखिए कोलॉइडी विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होता है? तो देखिए कुहासा में होता है ना, तो देखिए हवा होता है ना, पहले सुनिए ध्यान से, कुहेसा से पहले हवा होता है, हवा में पानी अटक जाता है। तो यानी कि गैस में पानी अटका है तो द्रव न अटका है, तो गैस में द्रव, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। समझे कि नहीं? हवा गैस होता है और उसमें पानी अटक गया है, यानी कि द्रव अटक गया है, तो गैस का द्रव में। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। हाँ चलिए एकदम दे दनादन सही है, क्योंकि गैसे में द्रव अटकता है। तो ठीक है एकदम, हम तो सोचे कि उल्टा क्वेश्चन कर दिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूध है, तो दूध क्या है? तो दूध क्या है सो ध्यान देना है। जल में परिक्षेपित वसा है कि तेल में परिक्षेपित वसा है, कि वसा में परिक्षेपित जल है कि तेल में परिक्षेपित जल है? तो दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए जल में परिक्षेपित वसा है। कैसे? तो देखिए दूध जो होता है पानी की तरह होता है और उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसको हम लोग वसा कहते हैं, जिससे आप लोगों का सेहत अच्छा रहता है। अब कह रहे फेन उत्प्लावन विधि से अयस्कों को शांतित करने के लिए अयस्क के ध्यान दीजिएगा, इस तरफ ध्यान देना थोड़ा सा। अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं, क्योंकि तो क्यों तैरने लगते हैं? तो क्योंकि वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं, समझे ना। हाँ, अगर भीग जाते हैं आसानी से तो नीचे ना बढ़ जाता है। देखिए जैसे में कोई भी चीज़ भीग जाता है ना निम्न से, तो नीचे चल जाता है, याद रखिएगा। अब आगे कह रहा है कि हेमेटाइट, कौन टाइट? तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने पर चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो हेमेटाइट से ना चूना पत्थर प्राप्त करने के लिए लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है। क्या से जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम जनाएंगे भैया। द्रावक, क्या? द्रावक, द्रव के रूप में रहता है। निछालन के द्वारा कौन सा अयस्क का किया जाता है, मतलब शुद्धिकरण किया जाता है?
मतलब निछालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। तो निछालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण की सांद्रण की अपकरण की जारण। तो दोस्तों हो जाएगा सांद्रण। सांद्रण मतलब शुद्धिकरण, शुद्धिकरण मतलब शुद्ध करना। कहता है वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? तो गैंग के साथ मतलब अशुद्धि के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है। तो कौन सा है? तो दोस्तों द्रावक है। कौन है मेरे प्यारे लाल? तो द्रावक है मेरा लाल, द्रावक है, द्रावक है। आगे देखिए मेरे भाई कह रहा है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? तो निष्कर्षण किससे किया जाता है? अयस्क से न किया जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद है देखिए सभी अयस्क खनिज होता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, समझे ना? हाँ याद रखिएगा। अमोनिया गैस को निर्जलीकरण करने के लिए उसे प्रवाहित किया जाता है किसके द्वारा? अमोनिया गैस को जब हम लोग निर्जल करने के लिए उसे क्या करते हैं? तो उसे हम लोग करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। कौन सा द्विभाषमिक है? तो याद रखिएगा कि द्विभाषमिक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें देखिए ये हो गया एक भाषमिक। तो कैसे याद रखिएगा सो ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। अगर H3 और PO2 है ना, यहाँ पर 2 लगल है तो एक भाषमिक। अगर H3 और PO3 हो जाए तो द्विभाषमिक, और H3 और PO4 हो जाए तो त्रिभाषमिक। समझ गए? बात समझ गए मेरा? 4 2 3 4 एक भाषमिक, द्विभाषमिक, त्रिभाषमिक। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए समझ गए हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं। दे धनादन, ओ धनादन, दे धनादन, एकदम परीक्षा में कर देना है। देखिए अस्थि राख मुख्यतः है। तो अस्थि राख मतलब हड्डी वाला राख, बोन आस मतलब हड्डी वाला राख क्या है? तो मेरे भाई कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम फॉस्फेट से ही हम लोगों का हड्डी बना हुआ है। अब आगे कह रहा है कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा ऑक्साइड जो है इसको हम लोग गर्म करेंगे तब प्राप्त होगा। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट का को गर्म करने पर प्राप्त होगा? तो चलिए हम बताइए देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस या हास्य गैस, ठीक है, या नाइट्रस गैस। चलिए आगे की ओर। और मेरे प्यारे लाल आप लोग शेयर करते हैं कि नहीं? करवे करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, और मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि निवेदन है कि कमेंट जरूर कीजिएगा। नाइट्रोजन अक्रिय होता है, क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है, इसकी विद्युत ऊर्जा घनत्व यह अस्थायी है, ये अस्थायी है। तो दोस्तों 29 का क्या आंसर हो जाएगा? तो जानते हैं इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा होता है, NH2 NP6 पूरा भरल के कारण, समझे ना? हाँ अब आगे देखिए डीकन यह पूछ देता है कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है? तो याद रखिएगा, इस लिखिएगा कथी कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा होता है, इसलिए उसका संयोजकता शून्य होता है, इसलिए उसे शून्य वर्ग में रखा गया है, इसलिए वह अक्रिय गैस है। समझ गए ना? हाँ। डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक कौन है? तो डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक कौन है? तो दोस्तों कॉपर क्लोराइड या कॉपर डाइक्लोराइड, ठीक है। अब आगे कर रहा है क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्योंकि यह ऑक्सीकारक है, ठीक है। सभी हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। अब आगे कह रहा है 32 नंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बनता है? तो देखिए याद रखिएगा, इसको हम लोग जब क्लोरीन के Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन गैस से, तो क्या बनेगा? कौन सा पदार्थ बनेगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे लाल, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ सो NaCl और सोडियम परक्लोरेट, ठीक है, सोडियम परक्लोरेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बनेगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि लास्टवा पॉइंट के ने बढ़ गए हैं, तो आप लोग शेयरवा बियरवा किए हैं कि नहीं के किए हैं? और भैया शेयर वेयर करते रहिएगा। हाँ एक लाइक तो बनता है, और भैया आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, लाइक तो बनता है। आप अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो एकदम दे दनादन भी रहेगा। और रोज गुड मॉर्निंग में सूत उठ करके देखिए, समझे ना? हाँ और रातें जब हम डाले हैं वीडियो से आई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं जब ये दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा,
ठीक है। और आज गुड मॉर्निंग में मैं डाला हूँ, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं रोजाना 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। देखिए निम्नलिखित तो कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो HCl, ठीक है। आपका उत्कृष्ट गैसों के 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पूरा भरा होता है, तो यह ना है, अभी तनका देर पहले मैं बताया हूँ। देखिए ये है, ये वाला गलत है, सब समझे। ये वाला ना सही नहीं है, यहो गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहो गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, समझे ना। हाँ यही सही है, NH2 NP6, 8 गो पुर गया, यानी कि अक्रिय गैस हो गया। आएगा निम्न से कौन सा उत्कृष्ट गैस है, तो देखिए हम तरीके बता देते हैं, है, ना, अगर, कर, जीरो और रॉन। ये में से जे आ गया ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, KR है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सभी क्या है, अक्रिय गैस या अभिक्रियाशील गैस। ये सभी एक परमाणविक होते हैं। ये में से कोई पूछ देवे कि ये कितने परमाणविक होते हैं, एक परमाणविक, समझ गए ना। हाँ तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन। परमाणु संख्या 2, 10, 18। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या है सो कह रहा है कि क्लोरामीन टी है, तो क्लोरामीन टी क्या है मेरे सुंदर लाल, तो क्लोरामीन टी जानते हैं क्या है सो एंटीसेप्टिक है। क्लोरामीन टी एंटीसेप्टिक है मेरे प्यारे लाल। फिनॉल क्या है, तो फिनॉल आप लोग नहीं जानते हैं, तो जानिए लीजिए, आइए। डिसइंफेक्टेंट है, फिनॉल क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, जो बैक्टीरिया को मारने में काम आता है, ठीक है, शरीर के उपस्थिति में। कह रहा है क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है, तो क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग नहीं जानते हैं, तो हम जना देते हैं, टाइफाइड में होता है। क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग टाइफाइड जब कोई बच्चा को हो जाता है या सियान को, तो यही दिया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट जितना हो सके उतना एकदम दे दनादन याद करते रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन बिना चेक किए हुए नहीं जाइएगा। मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत व्हाट्सएप पर छोड़ देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दर्द निवारण दवाइयाँ कौन सा है, तो दर्द निवारण दवाइयाँ कौन सा है मेरे प्यारे लाल, तो एनाल्जेसिक, जिसको हम हिंदी में कहा जाता है दर्द निवारक, एनाल्जेसिक को ही हिंदी में कहा जाता है दर्द निवारक, ठीक है। क्लोरोमाइसेटिन कौन सा है, तो क्लोरोमाइसेटिन तो उसमें था टाइफाइड के लिए, लेकिन यह किस बीमारी के लिए है, तो दोस्तों कौन सा दवाई है, क्लोरोमाइसेटिन। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक है, क्या है, तो एंटीबायोटिक है। अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो K2SO4, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। पूछा कि इसमें कितने परमाणविकता है, तो ये 2 गो हो गया पोटेशियम, 1 गो सल्फर और 4 गो ऑक्सीजन, 4 और 2 6 1 7 गो हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समय के पावर -1 या सेकेंड के पावर -1, दोनों एक के हुआ, समझे, यही होगा। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर आप लोग एक लाइक तो कीजिएगा ही, हमको भरोसा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।